प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 6 में वर्णित कवि त्रिलोचन द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती पढ़ने जा रहे हैं। कवि त्रिलोचन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में चिरानी पट्टी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था सन 1917 ईस्वी को। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम जो बचपन में था वह था वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जी ने प्रगतिशील काव्यधारा की रचनाएं की है, यानी आप प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिशील कविता क्या होती है? प्रगतिशील कविता का संबंध समाज के अंतर्विरोधों और विकास से होता है। इसलिए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है, प्रगतिशील कविता में भी परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। कवि त्रिलोचन जी बहुभाषाविद हैं। बहुत सारी भाषाओं पर आपका एकाधिकार रहा है और आपकी जो भाषा है उसमें ठेठ ग्रामीण परिवेश की झलक हमें देखने को मिलती है। आप बहुत आम बोलचाल की भाषा में अपनी रचनाओं में इतनी सहजता और सरलता के साथ अभिव्यक्ति करते हैं कि वह पाठक के हृदय को अनायास ही अपने साथ में जोड़ लेती है। आपकी रचनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक सहजता से और सरलता से पहुंच जाती है। कवि में भारतीयता का संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है और मानवता की पुकार ही त्रिलोचन की कविताओं का मुख्य स्वर माना जाता है। तो आइए कवि त्रिलोचन का परिचय हम अब बिंदुवार प्राप्त कर लेते हैं। कवि त्रिलोचन का जन्म सन 1917 ईस्वी को हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ, सुल्तानपुर जिले में हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में और चिरानी पट्टी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में सन 1917 ईस्वी में कवि त्रिलोचन जी का जन्म हुआ। कवि त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जी प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिशील कविता का संबंध समाज के अंतर्विरोधों और विकास से है। इसलिए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता जाता है, जैसे जैसे समाज में बदलाव आता जाता है, कविता में भी परिवर्तन हमें परिलक्षित होता है। कविता में भी हमें यह परिवर्तन देखने को मिलता है। कवि त्रिलोचन जी जैसे कि बहुभाषा विज्ञ हैं, बहुत सारी भाषाओं के जानकार हैं। बहुत सारी भाषाएं पढ़ना और लिखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है। जो छायावाद में रोमानियत है, रोमांटिसिज्म है, उससे ही इनकी कविताएं मुक्त है। जीवन का यथार्थ इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है और उसका ठेठ गांव की जमीन से जुड़ाव इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। त्रिलोचन जी अपनी कविताओं में बोलचाल की भाषा को ही प्रयोग करते हैं और चुटिला और नाटकीय बना करके अपनी प्रस्तुति करते हैं। इनकी प्रभावी प्रस्तुति होती है आम बोलचाल की भाषा में सीधे सीधे सरल सरल शब्दों में अभिव्यक्ति करते हुए। कविता की प्रस्तुति का अंदाज भी कुछ ऐसा होता है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद ही समाप्त हो जाता है। कवि में भारतीयता के संस्कार भी कूट कूट करके भरे हुए हैं। मानवता की पुकार त्रिलोचन की कविताओं का मुख्य स्वर माना जाता है। आइए अब हम कवि त्रिलोचन जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करते हैं। त्रिलोचन जी की कविताओं में शोषित वर्ग के दुख दर्द और गरीबी तथा उत्पीड़न का चित्रण किया गया है। जैसा कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग दोनों ही वर्गों के बीच में जो विरोध चलता है, उस विरोध को प्रकट रूप में इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। उनके काव्य के चरित्र भारतीय समाज के उस वर्ग से हैं। इन्होंने जो अपने चरित्र चित्रण किया है, ऐसे ऐसे इन्होंने चरित्र चित्रण किया है कि भारतीय समाज के उस वर्ग से वे लोग हैं जो सदियों से पीड़ा झेलने को विवश है। त्रिलोचन जी बड़ी बात भी एकदम सरल बोलचाल की भाषा में बहुत ही सहजता के साथ में
व्यक्त कर देते हैं। यानी इनकी बातचीत करने का तरीका, इनकी कविताओं में भावाभिव्यक्ति करने का तरीका, उसमें सरल और ग्रामीण परिवेश के शब्दों की हमें बहुलता देखने को मिलती है। तत्सम और तद्भव शब्दों के अलावा तद्भव और तत्सम शब्दों के बजाय हमें देशज शब्द इनके रचनाओं में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा में उर्दू, लोक भाषा और आंचलिक शब्दों का सटीक प्रयोग हुआ है। चुटकुलापन और नाटकीयता उनकी भाषा को और भी सशक्त बना देती है। त्रिलोचन को हिंदी में अंग्रेजी भाषा के छंद सोनेट को स्थापित करने वाला माना जाता है। इनको जो प्रमुख सम्मान मिले हैं, कवि त्रिलोचन जी को जो प्रमुख सम्मान मिले हैं, उनमें है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, आइए अब हम उसकी जानकारी लेते हैं। त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह है धरती, जो 1945 में प्रकाशित हुआ है, और आज हम जो ये कविता पढ़ने जा रहे हैं यह भी इसी धरती से ही उद्धृत है, इसी धरती से ही लिया गया है। इसके अतिरिक्त गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तापे हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूं, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूं, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला आदि काव्य कृतियां आपकी प्रकाशित हुई है। आपने गद्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। कवि त्रिलोचन जी ने गद्य के क्षेत्र में देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं इत्यादि इनकी गद्य रचनाएं हैं। हिंदी के अनेक शब्दकोशों के निर्माण में भी त्रिलोचन जी ने उल्लेखनीय योगदान किया है, महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो आइए अब हम कवि त्रिलोचन द्वारा रचित इस कविता का वाचन करें। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा, ये जो गांव की भोली भाली लड़की है चंपा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंपा चंचल है, चंपा नटखट है। वो कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर से हो जाता हूं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। क्या यह काम बहुत अच्छा है? क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं और फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं। वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम के संग रहकर, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता।
कुछ दिन बालम संग साथ रह, जब चला जाएगा कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, उसे कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, और जो ब्याह हो गया तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो इस कविता को हमने पढ़ा। आइए अब हम इस कविता का अर्थ ग्रहण करते हैं, भावार्थ इसका प्राप्त करते हैं और इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। इस कविता में प्रिय विद्यार्थियों हम देखेंगे कि देशज शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले शब्दों का इसमें बहुतायत से प्रयोग हुआ है, और इन शब्दों के प्रयोग से इस कविता का एक अलग ही रूप, एक अलग ही स्वरूप और अलग ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चीनती मैं जब पढ़ने लगता हूं तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। गांव की भोली भाली लड़की चंपा, कवि के आस पड़ोस में रहने वाली चंपा। चंपा कभी कभी उसके आसपास आकर के और उसको देखती रहती है और विभिन्न प्रकार की नटखटपन से भरी हुई शरारतें भी करती रहती है। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती। मैं कवि कहता है कि मैं जब पढ़ने लगता हूं तो वह आ जाती है। वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहां पर वह प्रयोग हुआ है चंपा के लिए। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, तो वह सर्वनाम यहां चंपा के लिए प्रयोग हुआ है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, वह खड़ी खड़ी चुपचाप मुझे सुनती रहती है। अक्षर, अक्षर का आशय है अक्षर। चिन्हती पहचानती, चिन्हती पहचानती। कवि कहते हैं कि चंपा पढ़ी लिखी नहीं है, वह काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, वह काले काले अक्षर नहीं पहचानती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, वह अक्षरों के महत्व से अनजान है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंपा अक्षरों के महत्व से अनजान है। जब कवि बैठकर कुछ लिख पढ़ रहा होता है तो वह वहां आ जाती है। चंपा कवि के आसपास आ जाती है जब कवि कुछ भी लिख रहा हो, पढ़ रहा हो। कवि पढ़ रहा होता है तो वह उसके पास खड़ी हो जाती है। मैं जब पढ़ने लगता हूं, कवि कहते हैं, तो वह आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और खड़ी खड़ी चुपचाप वह कवि के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को सुना करती है। चंपा के लिए पुस्तक या कविता आदि में छपे अक्षर केवल काले काले हैं। जो अक्षर छपे हैं उस पुस्तक पर वो काले काले अक्षर चंपा के लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते। इसमें हमने देखा काले काले, कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, फिर कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी बात, यहाँ पर काले काले, ये काले काले इस अक्षर के लिए विशेषण के रूप में काम में आए हैं। इस अक्षर का विशेषण है काले काले। अक्षर कैसे? काले काले। और एक बात और कि यहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उस शब्द का अर्थ नहीं बदले, ऐसी स्थिति में हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर काले काले में और खड़ी खड़ी में, खड़ी खड़ी में हमें अनुप्रास अलंकार भी मिलता है, ख ख दो वर्ण की आवृत्ति हुई है, और साथ ही साथ खड़ी खड़ी इन दोनों शब्दों का भी आवृत्ति हुई है, इसलिए इनमें हमें अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इनमें हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है। उसे बड़ा अचरज होता है, कवि के पास आकर खड़ी हो जाती है, तब चंपा को बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि जब किसी भी कागज पर लिखे हुए अक्षरों को बोलता तो चंपा को बड़ा आश्चर्य होता, बड़ा अचरज होता कि किस प्रकार से ये काले काले अक्षर जो कागज पर लिखे हुए हैं, इनको देख देख कर कवि किस प्रकार से स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, किस प्रकार से आवाज़ निकाल रहे हैं, किस प्रकार से शब्द बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उसे बड़ा अचरज होता। अचरज का आशय है आश्चर्य होना। चिन्ह 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 जिसको शुद्ध रूप से हम इस प्रकार से लिखते हैं अक्षर, स्वर, स्वर मानी ध्वनि या आवाज़, कि इससे स्वर कैसे निकलता है, इससे ध्वनि कैसे निकलती है, इससे आवाज़ कैसे निकलती है, ये जो काले काले अक्षर कागज़ के ऊपर लिखे हुए हैं, ये सब देख करके चंपा को बड़ा अचरज होता, बड़ा आश्चर्य होता। चंपा, चंपा कौन? चंपा सुंदर की लड़की, चंपा सुंदर की लड़की है। और सुंदर कौन? सुंदर ग्वाला है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर की पुत्री है, सुंदर ग्वाले की पुत्री है। ग्वाला कौन? जो गाय भैंस पाले, जो दूध इत्यादि का कारोबार करे, व्यवसाय करे, जिसका गोपालन, जिसका पशुपालन, जिसका व्यवसाय हो, तो वह ग्वाला गाय भैंसे रखता है। ग्वाला है तो गाय भैंस रखता है, गाय भैंस से दूध, दही और इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं वो प्राप्त करता है, उनको बेचता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में हमें देखने को मिलता है, यदि कोई पिता पशुपालन का कार्य करते हैं, उनके पास में बहुत सारी गायें हैं, भैंसें हैं, अन्य प्रकार के पशु हैं, तो उनकी चरवाही करने के लिए सामान्य तौर पर उनके बेटे बेटियों को जाना पड़ता है। और इस प्रकार इस कविता में भी हम ये देख रहे हैं कि सुंदर नाम का जो ग्वाला है, उसकी पुत्री चंपा चौपायों को लेकर, चौपायों का आशय है पशुओं को लेकर, जिनके 4 पैर हैं, इस प्रकार के जो जानवर हैं चौपाए, गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, भैंस के लिए प्रयुक्त हुआ है, बकरी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार जो है चौपायों को लेकर के चरवाही करने के लिए। चरवाही का आशय है चराना, पशुओं को जंगल में चराना, पशुओं को चरागाह में चराना, पशुओं को खेतों में चराना, पशुओं को हरियाली और हरे भरे चारे को चराना। तो इस प्रकार से हरे चारे को चराने के लिए इस सुंदर ग्वाले की पुत्री चंपा जंगल में जाती है, जंगल में जाती है या खेतों में जाकर के इन पशुओं को चराती है। तो चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, जो गाय है, भैंस है इत्यादि को लेकर चरवाही करने जाती है। कवि कहता है कि सुंदर ग्वाला है, वह गायें और भैंसें पालता है, वह उनका दूध बेचता है और यही उसका व्यवसाय है। उसका जीवन निर्वाह करने का जो साधन है, जीवन निर्वाह करने का जो तरीका है, वो यही है। चंपा उसी ग्वाले की बेटी है। चंपा अपने पशुओं को लेकर के उन्हें घास और हरा चारा चराने के लिए चरागाह में लेकर के जाती है। तो आपने इसमें देखा होगा, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर, इसमें चय वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से इसमें भी अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। चरवाही करने जाती है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, बहुत सरलता और सहजता के साथ में आम बोलचाल की भाषा से यह कविता बहुत प्रभावशाली प्रभाव उत्पन्न करती है। चंपा के बारे में अब बताया जा रहा है। चंपा कैसी है? चंपा अच्छी है, चंपा अच्छी है, चंपा चंचल है, चंपा नटखट भी है। चंपा के व्यक्तित्व के बारे में, चंपा के बारे में हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जानकारी दे रहे हैं कि चंपा कैसी है। गांव की लड़की है, भोली भाली है और बहुत अच्छी है।
सहजता, सरलता और सादगी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। उसके व्यक्तित्व में चंचलता भी है तो उसके व्यक्तित्व में नटखटपन भी है, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में नटखटपन भी है, शरारत करना भी उसके व्यवहार में शामिल है। चंपा गांव में रहने वाली एक अच्छी लड़की है। वह स्वभाव से बहुत चंचल है। चंचल होने के साथ साथ वह बहुत शरारती भी है। उसके स्वभाव में नटखटपन भी है, यानी नई नई शरारतें करती रहती है और कभी कभी खूब शोरगुल भी करती है। जिस प्रकार गांव के बच्चे शोरगुल करते हुए अपनी अल्हड़पन में, अपनी मस्ती में जिस प्रकार से शरारतें करते रहते हैं, उस प्रकार का भाव कवि यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहा है। कभी कभी वह ऊधम भी करती है। चंपा अच्छी है, चंपा चंचल है, चंपा नटखट है और कभी कभी वह ऊधम भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। कवि कहते हैं कि कभी कभी तो वो उनकी कलम, उनका जो पेन, उनका जो लिखने का जो साधन है, उसको भी वो चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कवि कहते हैं कि जैसे तैसे जो चंपा ने कलम चुराई थी, जब मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ तो वापस जब लौट करके देखता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। तो चंपा ने कागज गायब कर दिए हैं। चंपा बड़ी शरारती है, बड़ी नटखट है, बड़ी चंचल है और परेशान फिर हो जाता हूं। कवि कहता है कि इस प्रकार से चंपा के द्वारा की गई इन गतिविधियों से कवि परेशान हो जाते हैं। ऊधम, शोरगुल करना, शैतानी करना, इस प्रकार ऊधम कहते हैं। चंपा कभी कभी बहुत ऊधम करती है, यानी शैतानी करती है। कभी कभी वह कवि की कलम चुरा लेती है। कभी कभी तो वो कवि की कलम चुरा लेती है। कवि कोशिश करके उसको जब तलाश करके लाते हैं, जब वापस लौटते हैं तो क्या पाते हैं? वो पाते हैं कि अगली बार उनके कागज चंपा ने गायब कर दिए। और चंपा की इन शरारतों व नटखटपन से कवि अब चंपा से परेशान हो जाता है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा जब कवि को लिखते देखती है, पढ़ते देखती है, पेन से कागज के ऊपर लिखते हुए देखती है, तो चंपा कहती है कि तुम सारे दिन पेन से कागज को गोदा करते हो। गोदना, यहाँ पर इसका आशय है लिखना, उसके ऊपर कागज पर अक्षर लिखना। क्या ये काम बहुत अच्छा है? चंपा प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछती है, आश्चर्य में भरकर पूछती है। कवि को दिन रात जब वो लिखते पढ़ते देखती है तो वो कवि से ये प्रश्न करती है कि क्या यह काम अच्छा है? कागज को गोदना, कागज पर लिखना, क्या ये अच्छा काम है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि इस भोली सी और बाल सुलभ इस प्रश्न के ऊपर कवि मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं और चंपा भी चुप हो जाती है, खुद की नादानी पर, खुद के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को सुन करके। कागज, कागज, देखिए इसमें कागज जो शब्द है ये देशज शब्द है और इसके स्थान पर शुद्ध शब्द काम में लेते हैं हम कागज। गोदा करते, छेदा करते, लिखा करते, जो लिखने का कार्य है वो गोदना के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। चंपा कवि के पास आकर उसे लिखता पढ़ता देखती है, तब चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते रहते हो दिन भर। कवि से वह कहती है कि वह बैठा बैठा हर समय कलम लेकर कागजों पर लिखा पढ़ी करते रहते हैं। क्या ये बहुत अच्छा काम है? क्या यह कोई अच्छा काम है? ये प्रश्न करती है चंपा कवि से। और चंपा की भोली भाली बातें सुनकर कवि को हंसी आ जाती है और उसके बाद चंपा कुछ भी नहीं कहती, चंपा भी चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। अब चंपा का कवि के पास आने का, वहाँ उससे बातचीत करने का, उसको पढ़ते लिखते देखने का ये लगभग दैनिक सिलसिला था। और एक दिन फिर चंपा वहाँ आई। मैंने कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो। कवि ने कहा चंपा से, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा, जब बहुत ज़्यादा संकटपूर्ण स्थिति होगी तो बहुत साथ देगा ये पढ़ना लिखना। हारे गाढ़े काम सरेगा, इस मुहावरे का बहुत बेहतरीन प्रयोग हुआ है इसमें। हारे गाढ़े काम सरेगा, जब बहुत कठिन परिस्थिति होगी तब ये पढ़ाई लिखाई बहुत काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है। महात्मा गांधी जी का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं, गांधी जी का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं, और वो ये विचार भी रखते हैं मन में कि गांधी जी का जैसे ही मैं उल्लेख करूंगा तो चंपा
इस बात को सुनकर के पढ़ने लिखने के बारे में अपना मन बनाएगी, अच्छे से पढ़ना लिखना शुरू कर देगी। सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो कवि ने कहा कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे। हाँ, तो अब इस बारे में जब हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि उस दिन चंपा आई और कवि ने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा का आशय है कठिन परिस्थिति में काम आएगा। कवि कहता है कि उस दिन चंपा घूमते फिरते फिर कवि के नजदीक आई तो कवि ने उससे कहा, चंपा तुम पढ़ना लिखना सीख लो। चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। परेशानी के समय, संकट के समय, विषम परिस्थिति के समय, जीवन की चुनौतीपूर्ण स्थिति के समय ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बहुत काम आएगी। और महात्मा गांधी जी भी तो यही चाहते हैं कि सब लोग, सारे देशवासी पढ़ना लिखना सीखे, सारा देश साक्षर बन जाए, सारा देश पढ़ना लिखना सीख कर साक्षर बनकर प्रगति की पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़े। ये महात्मा गांधी जी भी चाहते हैं। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कवि ने जब चंपा को पढ़ने लिखने का आग्रह किया तो चंपा ने कवि से साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया, दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। अब कवि से एक प्रश्न पूछा बड़े भोलेपन से, बड़े उत्सुकता के साथ में चंपा ने कि आप तो कहा करते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? तो फिर वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? इसका मतलब पढ़ना लिखना चंपा के हिसाब से अच्छा काम नहीं है। गांधी बाबा ने अगर पढ़ने लिखने की बात की है, इसका मतलब है कि वो अच्छे नहीं हैं। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, एक बार फिर से जोर दे करके अपने पुराने जो कथन है, चंपा उसके ऊपर और दृढ़ हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कवि की पढ़ने लिखने की बात से सहमत नहीं हुई। चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा कवि की पढ़ने लिखने की बात से सहमत नहीं हुई। उसने इनकार करते हुए कहा कि वह तो नहीं पढ़ेगी। उल्टे उसने कवि से पूछ डाला, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, यदि वे अच्छे हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों से कैसे कह सकते हैं? यदि वे अच्छे हैं तो वो लोगों से कैसे कह सकते हैं? यहाँ पर चंपा ने यह प्रश्न कवि से पूछ डाला। और चंपा की दृष्टि में पढ़ाई करना अच्छा काम नहीं है तथा गांधी जी जैसा अच्छा व्यक्ति पढ़ाई करने की बात नहीं कह सकता, ऐसा चंपा सोचती है, ऐसा चंपा मानती है। उसे लेखक के कथन पर विश्वास नहीं हो रहा। उसने जोर देकर कवि से कहा कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। गांधी जी पढ़ने लिखने की बात कैसे करेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने फिर जोर देकर कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने चंपा से कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। जब लड़की सयानी हो जाती है, विवाह की उम्र को प्राप्त कर लेती है, तो उसका विवाह होता है और विवाह होने के पश्चात वह अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने की जो रस्म होती है उसे गोने जाना कहते हैं। बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में पहले विवाह होता है, उसके बाद गोना की रस्म होती है जिसमें लड़की अपने ससुराल चली जाती है। तो कवि चंपा से कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर डाला कवि ने यहाँ पर कि जब तुम्हारा बालम कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर जब कलकत्ता चला जाएगा, कमाने खाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, आजीविका अर्जन करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है। गौने, शादी के बाद दूसरी बार ससुराल जाना, बालम पति के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि ने चंपा को पुनः समझाया कि पढ़ना लिख लेना अच्छी बात है। उसने कहा कि अब वह सयानी हो गई है, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम गोने जाओगी। अब वह सयानी हो गई है और विवाह की उम्र होने पर उसका भी विवाह होगा और विवाह के पश्चात उसको अपनी ससुराल में जाना होगा।
उसका पति शादी ब्याह के बाद कुछ दिन तो उसके साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दूर कलकत्ता चला जाएगा। रोजी रोटी कमाने के लिए महानगर में चला जाएगा। हो सकता है कि चंपा के गांव के नज़दीक कलकत्ता महानगर स्थित है। जीविका के बिना आदमी का काम नहीं चलता और परिवार का भरण पोषण भी नहीं होता। मजबूरी में आदमी को अपना घर छोड़कर दूर जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, वो जो कलकत्ता है वो बड़ी दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी? कवि ने प्रश्न पूछा। अगर तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तुम अपने गांव में रह जाओगी, अपनी ससुराल में अपने पति से जब दूर हो जाओगी, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसे अपना संदेशा कैसे दोगी? तुम अपने मन की बात अपने पति तक किस प्रकार से पहुंचाओगी? और अगर तुम्हारा पति तुम्हें कोई पत्र के माध्यम से संदेशा देगा, तो कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? उसके पत्रों को तुम किस प्रकार से पढ़ पाओगी? कवि फिर जोर देकर आग्रह पूर्वक कहता है चंपा से, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि बहुत जोर देकर, बहुत आग्रह पूर्वक चंपा से फिर कहता है कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। संदेशा, संदेशा का अर्थ है संदेश, समाचार, हालचाल। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, चंपा के गांव से कलकत्ता महानगर बहुत दूर स्थित है। उसका पति कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा और वह उससे दूर हो जाएगी। ससुराल में, गांव में रह जाएगी। पति चला जाएगा कलकत्ता और पत्नी यानी चंपा रह जाएगी अपनी ससुराल में, अपने गांव में रह जाएगी। तो दोनों के बीच बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। कवि कहता है कि चंपा उसको अपने बारे में समाचार कैसे पहुंचाएगी? ऐसी परिस्थिति में जब चंपा खुद के गांव में अपनी ससुराल में रह रही है, उसका पति जब कलकत्ता में रह रहा है, तो वह अपने पति को समाचार संदेश कैसे पहुंचाएगी? उसे अपना संदेश कैसे देगी? और जब उसके पति के पत्र वापस उसको मिलेंगे, जब पति उसको पत्र लिखेगा, अपने हालचाल उसको लिखेगा, अपने मन की बात उसको लिख करके बताएगा, तो उस पत्र को वो किस प्रकार से पढ़ेगी? उनको किस प्रकार से पढ़ सकेगी? बिना पढ़ी होने से वह अपने पति को न पत्र लिख सकेगी और न ही उसके पत्रों को पढ़ पाएगी। इस प्रकार कवि ने चंपा से जोर देकर कहा कि चंपा, पढ़ना अच्छी बात है। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। कवि ने बहुत सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ भावाभिव्यक्ति की है इन पंक्तियों के माध्यम से। सरल सरल शब्द हैं, सीधी सीधी बात है और बिल्कुल हृदय को छूते हुए ये पंक्तियां और इस प्रकार का वक्तव्य है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, हाय राम। चंपा बोली, देखा तुम कितने झूठे हो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा ने जो पढ़ने लिखने के बारे में अपने मन में विश्वास बना रखा था, जो पूर्वाग्रह पाल रखा था कि पढ़े लिखे लोग और झूठे लोग आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं। चंपा बोली, झूठ मानी असत्य बोलने वाला। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? चंपा ने कवि से कहा, तुम बड़े झूठे हो। उसने पुनः कहा कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतना झूठ बोलना तो कतई ठीक नहीं है, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। चंपा कहती है फिर से कि पढ़ने लिखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कवि ने ये कहा कि तुम्हारा पति जब तुमसे दूर चला जाएगा तो उसको संदेशा देने के लिए अथवा उसका संदेशा आया है उसको पढ़ करके समझने के लिए तुम्हें पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। हारे गाढ़े काम सरेगा, जब कठिन परिस्थितियां आ जाएगी जीवन में कभी, तो ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बहुत काम आएगी, उपयोग में आएगी। लेकिन चंपा इन सब बातों को इनकार करती है, मना करती हुई कहती है कि मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी।
और कहीं जो ब्याह हो गया तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी। पहली बात तो यह कि मैं ब्याह ही नहीं करूंगी। ब्याह का आशय है विवाह, ब्याह का आशय है विवाह। पहली बात तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, और जो कहीं ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को, बालम का आशय है पति, बालम का आशय है पति, तो मैं अपने पति को संग साथ रखूंगी, अपने ही साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। और उसने कहा कि मैं तो कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी, कलकत्ते पर तो वज्र गिरे, कलकत्ते पर तो विनाश हो, कलकत्ते का तो नाश हो। कलकत्ते के बारे में इस प्रकार अशुभ और अमांगलिक बात भी चंपा कह देती है। मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। उसने कवि से कहा कि वह बड़ी होकर कभी भी विवाह नहीं करेगी, और अगर उसका विवाह किसी प्रकार हो भी गया तो वह अपने पति को सदा अपने साथ ही रखेगी। वह अपने पति को कभी भी कलकत्ता नहीं जाने देगी। अपने पति को कमाने खाने के लिए, जीविका अर्जन करने के लिए कभी भी वह कलकत्ता नहीं जाने देगी। तुम उस कलकत्ता की बात भी मत करो। और चंपा कवि को इस बात की ताकीद करती है, इस बात के लिए विशेष रूप से कहती है कि तुम तो कलकत्ता की बात ही मत करो। वो कलकत्ता भले ही बहुत सारी शहर की चकाचौंध रखने वाला हो, उसमें बहुत सारा व्यापार चलता हो, उसमें बहुत सारा रोजगार हो, लेकिन वह कलकत्ता ऐसा है कि जब कोई विवाहित स्त्री, विवाहित दंपति, पति पत्नी जब अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, कुछ दिनों बाद में पत्नी को छोड़कर पति कलकत्ता चला जाता है रोजगार की तलाश में, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। पति रहता है कलकत्ता, पत्नी रहती है गांव में अपने ससुराल में, और दोनों के बीच में बिछोह हो जाता है, दूरियां हो जाती है, दूरी बन जाती है। तो इस प्रकार से चंपा कहती है कि कलकत्ते पर वज्रपात हो और उसका विनाश हो जाए। ऐसा होने पर अपनी नवविवाहिता पत्नियों को अकेला छोड़कर पति जो भी काम की तलाश में कलकत्ता जाते हैं, अब वो नहीं जाया करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस कविता में देखा कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक इस कविता जो धरती संग्रह से लिया गया है, इनको 1945 के अंदर ये जो इनका संग्रह था ये प्रकाशित हुआ। ये पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करता है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, आपने देखा, और जो एक और शिक्षा व्यवस्था के आपसी विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था के कठोर यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है। काव्य नायिका चंपा अनजाने में ही उस शोषक व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है, इसलिए वह ब्याह नहीं करना चाहती और वह कहती है कि कलकत्ता पर बजर गिरे। यह कविता जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। काले काले खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गाढ़े हारे, हारे गाढ़े काम सरेगा मुहावरे का प्रयोग बहुत सटीक और सार्थक बन पड़ा है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार इस कविता की भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं भावानुकूल है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने त्रिलोचन जी द्वारा रचित इस कविता का पठन किया, इस कविता का अर्थ ग्रहण किया, भावार्थ इसका समझा। अगले वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।